देखो, टुंड्रा बायोम टुंड्रा बायोम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हेडिंग आप डाल लीजिए टुंड्रा बायोम, ठीक है। देखो, टुंड्रा बायोम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, पोलर एरियाज में पाया जाता है। टुंड्रा का मतलब होता है, ये एक जनरली ट्राइबल वर्ड कह सकते हैं इसे, जो कि यूरोप के ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलता है। टुंड्रा का मतलब होता है अति शीतित, डीप फ्रिजिड, इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब ये वो क्षेत्र है जो पूरे वर्ष भर ठंड से भरा रहता है, यहां और कुछ नहीं मिलता। पोलर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ध्रुवीय तूफान देखने को मिलते हैं, बर्फ के तूफान होते हैं जनरली ये जो यहाँ चलते हैं। और इसका कारण यही है कि इस एरिया में पोलर विंड्स चलती हैं, जो कि पोल से और टेम्परेट रीजन की तरफ चलती हैं, यानी 90 डिग्री की तरफ से और 60-70 डिग्री की तरफ चलती हैं। तो 60-70 पे चलने वाली वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स दोनों आपस में मिलकर टेम्परेट साइक्लोन्स बनाती हैं। इन्हीं वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि यहां पोलर विंड्स चलती हैं लगातार, तो फिर तूफान आते हैं, पूरा पूरा एरिया बर्फ से भरा रहता है। केवल कुछ जगहों पर ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलती है, और जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे तो नहीं कह सकते उसे, लाइकेन हम लोग कहें, आपने काई देखी होगी, क्योंकि बहुत ठंडी होती है। और वर्धन काल केवल 50 दिन यहाँ केवल गर्मी होती है, केवल 50 डेज गर्मी, क्या नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, केवल 50 डेज। तो जैसे ही बर्फ पिघली, काई जमने लगती है। उसे हम लोग मॉस कहते हैं, मॉस। इस काई को कुछ जीव खाते हैं, लाइकेन कहते हैं उन्हें। लाइकेन को फिर कुछ जीव खाते हैं, जिसे हम लोग रेनडियर कहते हैं, हिरन। इसलिए यहाँ पर रेनडियर हिरन टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पर रेनडियर खूब देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधे यहाँ बहुत कम होते हैं इसकी, क्योंकि केवल कुछ घास या मॉस लाइकन टाइप ही कुछ मिलेगा, इसलिए यहाँ की जो प्राथमिक उत्पादकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। मॉस, लाइकेन, रेनडियर, और फिर रेनडियर को खाने वाला मानव, एस्किमोज का नाम सुना होगा आपने, एस्किमो मानव। ये यहाँ की एक आहार श्रृंखला है। रेनडियर को यहाँ मानव खाते हैं, एस्किमोज। कहाँ कहाँ मिलता है? फिनलैंड में, कनाडा के नॉर्दर्न एरियाज में, है ना, और साइबेरिया में, रशिया में, यहाँ इस तरीके की ही क्लाइमेट देखने को मिलती है। अगर कहीं कहीं पर कुछ वृक्ष मिले भी, तो फिर वो कॉनिफरस टाइप के ही होते हैं। इनको अल्पाइन कहते हैं हम लोग। लोअर एरियाज में, यानी 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में अगर कहीं कुछ मिलेगा, 70 डिग्री टू 80 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, तो कॉनिफरस ट्रीज मिल जाएंगे। कोणीय होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे बड़े नहीं होते, साइबेरिया में देखने को मिल जाते हैं, रूस के। अल्पाइन कहते हैं उन्हें, अल्पाइन ट्रीज कहते हैं, या फिर इसी को अल्पाइन बायोम भी कह देते हैं। देखो, यहां चूंकि बर्फ जमी रहती है पूरी लैंड के ऊपर, ऐसी ऐसी लैंड जिसपे 2 साल तक लगातार बर्फ की तह जमी रही हो, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। याद रखना, ये मैं लिखवा दूंगा आपको। परमाफ्रॉस्ट इसलिए क्योंकि आजकल परमाफ्रॉस्ट खूब चर्चा में है। क्या हुआ? लैंड की सतह पर बर्फ जमी रही, और एक लंबे समय तक जमी रही, तो जो मीथेन है, क्योंकि जमीन में मीथेन होती है, लैंड में, सॉइल में मीथेन बनती है। जब भी कोई कार्बन ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है तो मीथेन बनती है। सॉइल में जैसे ही नमी आएगी, तो कार्बनिक मैटर जो है वो सड़ेगा, मीथेन बनेगी, लेकिन वो मीथेन बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ऊपर बर्फ जमी है और बहुत मौसम ठंडा है। बट अगर किसी वजह से बर्फ पिघले,
तो वो सॉइल की मीथेन बाहर निकल के आ जाती है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ने पोल्स की जो बर्फ है, चूंकि इसे पिघलाया है, तो इससे, इसकी वजह से मीथेन का एक्सक्रीशन ज्यादा हो गया है। जो जमीन में मीथेन थी वो निकलकर बाहर निकल रही है और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। तो पहले वो जमीन में कहां पर थी, दबी हुई थी? परमाफ्रॉस्ट में। परमाफ्रॉस्ट जैसे ही समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे मीथेन बाहर निकल के एनवायरमेंट में मिल रही है और ग्रीन हाउस को इमिट कर रही, ग्रीन हाउस गैस का लेवल बढ़ा रही है। ठीक है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट जस्ट बात है। क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ठंडे मौसम में भी सरवाइव कर लेते हैं, इसलिए इन पेड़ पौधों को हम लोग क्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। क्रायो माने अति शीतित, फाइट्स माने जो वहां भी भोजन बना ले, यानी जो बहुत ठंडे क्षेत्रों में भोजन बनाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम लोग क्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन श्रृंखला इस प्रकार है। यहाँ की खाद्य श्रृंखला इस प्रकार है। द फूड चेन, द फूड चेन ऑफ हियर इज एज फॉलोज। ठीक है ना? देखो, जहां भी वनस्पति जितनी ज्यादा होगी वहां उतने ही जीव जंतु ज्यादा होंगे, उतनी ही ज्यादा हमें खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, फूड चेन देखने को मिलेंगी। और जितनी फूड चेन ज्यादा होंगी उतना ही फूड वेब मजबूत होगा, खाद्य जाल मजबूत होगा। और जितना खाद्य जाल मजबूत होगा, फूड वेब इकोलॉजी उतनी ही स्टेबल होगी, स्थायित्व उसमें उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी होगी। अगर एक भी कोई गया प्राणी उसमें से, एक भी कोई एक्सटिंक्ट हुआ, मान लो एक खाद्य श्रृंखला में से कोई एक एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो पूरी खाद्य श्रृंखला डोरमेंट हो गई। और एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन अगर डोरमेंट हुई तो उससे जुड़ी हुई बाकी हो जाएंगी, पूरा फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए किसी भी जीव जंतु को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए प्रयास करती है सरकारें। यहां खाद्य श्रृंखला, चूंकि ठंडा मौसम है बहुत, तो जैसे ही गर्म से ठंडे की ओर जाएंगे खाद्य श्रृंखलाएं उतनी ही कम होती चली जाएंगी। तो यहां खाद्य श्रृंखला बहुत कमजोर देखने को मिलती है, बहुत कम है, एक प्रकार की ही होती है। कैसी होती है? सबसे पहले मॉस लाइकेन आपको देखने को मिलेगा, यानी काई। फिर उस काई को खाने वाला एक जीव होगा कोई बड़ा, यानी हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस है यहां पर रेनडियर। और फिर रेनडियर को खाने वाला कोई कार्निवोरस होगा। कार्निवोरस यहां ज्यादा बड़े नहीं मिल पाते, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ठंडा मौसम है। तो फिर कार्निवोरस में यहां पर ह्यूमन मिलता है, एस्किमो मानव। तो आप इसमें लिखना मॉस लाइकेन, मॉस लाइकेन, मॉस डैश करके लाइकेन, फिर डैश करके रेंडियर, डैश करके रेंडियर, और डैश करके एस्किमो मानव लिख लीजिए। एस्किमो, ESKIMO, एस्किमो। ठीक है, ये यहाँ की खाद्य श्रृंखला है। पोलर बियर भी यहां देखने को मिलते हैं, लेकिन पोलर एरियाज में, पोलर एरियाज में वो आपको देखने को मिलेंगे, पोलर एरियाज से नीचे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यही हो रहा है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस डेवलप जो थी वहां पे वो खत्म हो रही हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम वहां देखने को मिल रही है और तेजी से ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। ये हमारा टुंड्रा बायोम कंप्लीट हो गया। हम लोगों के फॉरेस्ट बायोम्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। लैंड बायोम में फॉरेस्ट बायोम कंप्लीट हो गया। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, मरुस्थल बायोम या डेजर्ट बायोम। एक डेजर्ट बायोम के नाम से उसमें और भी है, जो कि लैंड पर ही पाया जाता है।
हाँ स्वाति, देखो मरुस्थल की परिभाषा ये है, वो एरिया जहां वर्ष औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 या 25 सेंटीमीटर से कम हो, उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं, एनुअल एवरेज रेनफॉल। अब इसका मतलब बड़ा सीधा सा हुआ, जहां बारिश कम होगी वहां डेजर्ट होगा, और बारिश भी कितनी, तो 25 सेंटीमीटर या उससे कम। अब देखो वर्षा कम होने का दो कारण हो सकते हैं। एक तो वर्षा उन क्षेत्रों में कम हो सकती है जहां ठंड पड़ती हो, प्रेसिपिटेशन वहां नहीं मिलेगा। और एक दूसरा, उन क्षेत्रों में भी वर्षा नहीं देखने को मिलेगी जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती हो, क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी है तो मॉइस्चर तो मिलेगा हवा में, लेकिन कंडेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा, और जब तक संघनन ना हो मॉइस्चर का, बादल बनेंगे नहीं, बारिश होगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ठंडे क्षेत्रों में भी मरुस्थल हो सकता है, गर्म क्षेत्रों में भी मरुस्थल हो सकता है। और ठंडे क्षेत्रों का मरुस्थल ज्यादा ड्राई होता है। कल मुझसे शायद पलक जी ने पूछा कि अटकामा डेजर्ट, तो चिली में देखो आप उसे, साउथ अमेरिका में अटकामा एक ठंडा मरुस्थल है और दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट एरिया है, सबसे शुष्क क्षेत्र है। गलीचे के भंडार मिलते हैं इसीलिए नाइट्रोजन के वहां पर। भारत में भी अगर आप देखो, लद्दाख शीत डेजर्ट है, सबसे ड्राई एरिया है, सबसे शुष्क है। थार का मरुस्थल ड्राई नहीं है, लद्दाख है। इसलिए दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा शुष्कता मिलेगी वो आपको ठंडे क्षेत्रों में मिलेगी। पूरे ग्लोब पर यही कंडीशन है। दो तरीके के मरुस्थल पाए जाएंगे, एक गर्म और एक ठंडे। ठंडे मरुस्थल कहाँ मिलेंगे? देखो ठंडे मरुस्थल उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां बारिश कम होती हो और ठंड पड़ती हो। बारिश कहाँ कम होगी? कॉन्टिनेंट्स के मध्य क्षेत्रों में, मिडल पार्ट्स में बारिश कम होगी। क्यों कम होगी? चाहे तो ईस्टर्ली चलो, चाहे वेस्टर्ली चलो, पछुआ पवन चलो चाहे परवा चलो, टकरा के तटों पर ही बारिश करती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं, मॉइस्चर कमी होती चली जाती है उनमें। तो जैसे ही कॉन्टिनेंट्स के मध्य भागों में पहुंचती हैं, वो महाद्वीपों के केंद्र में सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। इसलिए शीत मरुस्थल आपको कॉन्टिनेंट्स के मध्य भागों में मिलेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मान लो अगर मान लो पोलर एरिया है या रीजन ऐसा है कि जहां जो पोल की तरफ है, तो वहां तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि शुष्कता वहां पर मिलेगी ही, बारिश वहां पर होगी नहीं ज्यादा। तो या तो पोलर रीजन में मिलेंगे या कॉन्टिनेंट्स के मिडल पार्ट में शीत मरुस्थल। जो गर्म है वो आपको समुद्रों के किनारे देखने को मिलेंगे, और समुद्रों के पश्चिमी किनारे पर देखने को मिलेंगे, वेस्ट किनारे पर, वेस्ट कोस्ट पर, कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर देखने को मिलेंगे। 10 से लेके और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, दोनों जगहों पर गर्म। इसका कारण है एक, पूर्वा पवनें 30 डिग्री लैटिट्यूड तक चलती हैं कॉन्टिनेंट्स में। यही तो गर्म क्षेत्र है, ट्रॉपिक के बीच का एरिया यही है। तो गर्म मरुस्थल नहीं मिलेंगे। पवना पूर्वा पवनें चलती है 10 से 30 के बीच में, इसलिए वो पूर्वी तटों पर तो बारिश करती हैं, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट सूखा रहता है। इसलिए लंबे समय के बाद वहां मरुस्थलों का विकास हो गया। एक कारण तो ये है। आप पूरा देख लो, पूरे ग्लोब को छान मारना, 10 से 30 के बीच में आपको डेजर्ट मिलेंगे वार्म, और वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मिलेंगे। जैसे अफ्रीका में सहारा,
पश्चिम में है, भारत में थार पश्चिम में है, अमेरिका में मैक्सिको वगैरह का पश्चिम में है। दुनिया भर में आपको ये डेजर्ट पश्चिम में देखने को मिलेंगे। अरेबियन डेजर्ट, अरब का रेगिस्तान पश्चिम में है कॉन्टिनेंट के। उसका कारण यही है कि पूर्वा पवनों का क्षेत्र है, पश्चिम तक जाते जाते सूख जाती हैं, बारिश नहीं होती। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जो कोल्ड करंट्स हैं, जो पोल से और इक्वेटर की ओर चलती हैं, वो अमूमन कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भागों में चलती हुई देखने को मिलती हैं। कोल्ड करंट, ठंडी धाराएं, जलधाराएं समुद्र में, इसलिए वो समुद्र के तापमान को महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में समुद्र के तापमान को कम कर देती हैं। यानी समुद्र ठंडा मिलता है वेस्ट में, कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में, जिससे वहां एवोपराइजेशन नहीं हो पाता ज्यादा और प्रेसिपिटेशन की मात्रा कम हो जाती है। जबकि कॉन्टिनेंट्स के पूर्वी भागों में आपको गर्म जलधाराएं देखने को मिलती हैं, प्रेसिपिटेशन खूब होता है, इसलिए बारिश भी ठीक हो जाती है। 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ईस्टर्लीज चलती हैं पूर्वा पवनें। ये परमानेंट विंड्स हैं, हमेशा चलती हैं। समुद्र के ऊपर से निकलती हैं तो मॉइस्चर रिटेन कर लेती हैं। चूंकि पूरब से पश्चिम चलती हैं तो कॉन्टिनेंट के पूर्वी भागों में बारिश करती चलती हैं, लेकिन जब ये पश्चिम तक पहुंचती हैं सूख जाती हैं। इसलिए एक वजह तो यह है कि कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भागों में डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहां तक आते आते पूर्वा पवनें सूख जाती हैं, बारिश करती नहीं। भारत में भी देखो, भारत में बारिश पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, बढ़ती है? भारत में बारिश ईस्ट से वेस्ट घटती है, बढ़ती है? घटती है। घटती है। इसीलिए ना, क्योंकि पूर्वा पवनें जब चली तो फिर वो पूरब में पहले बारिश करेंगी, वहां ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे नमी खोती चली जाएंगी, पश्चिम में आके आके सूख जाएंगी, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। वो बात अलग है, आपका मानना यह है कि वहां बाढ़ आती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वहां बारिश कम होती है। अब इसका एक और बात हुई, अब ये पैटर्न भारत में नहीं है, ये बल्कि पूरे ग्लोब पर देखने को मिलेगा। इसीलिए कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में मरुस्थलों का विकास हुआ है। ये सवाल आईएएस में आया है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेंस एग्जामिनेशन में, शायद 2021 के पेपर में। इसके बाद एक और कंडीशन है, एक और कारण है डेजर्ट के बनने का, वार्म डेजर्ट के बनने का वेस्ट पार्ट में। वो ये है, जैसे हवा चलती है पूरे ग्लोब पर, ऐसे ही पानी भी मूव करता है समुद्रों का। और पानी मूव करने की कंडीशन ये होती कि पोल से इक्वेटर की ओर चलता है और इक्वेटर से पोल की ओर चलता है। जो पानी पोल से समुद्र का इक्वेटर की ओर चलता है वो ठंडा होता है, क्योंकि पोलर रीजन ठंडे हैं। अमूम इसको कहते हैं ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट। अमूमन कोल्ड करंट ये देखने को मिला है कि कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट पार्ट में चलती हैं। जब कोल्ड करंट कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में चलेगी तो पानी को ठंडा कर देगी। जब पानी समुद्र का ठंडा हो जाएगा तो एवोपराइजेशन कम होगा। एवोपराइजेशन कम होगा तो बादल बनेंगे नहीं, प्रेसिपिटेशन होगी नहीं, बारिश कम हो जाएगी। इसलिए एक कारण और भी है वेस्ट में डेजर्ट डेवलप होने का, और उसका कारण है कोल्ड करंट का चलना। इन दो कारणों की वजह से चौथा कारण, तीसरा कारण नहीं है। इन दो कारणों ने ही कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में वार्म डेजर्ट को बनाया है। कोल्ड डेजर्ट बनने के मैंने ऊपर दो कारण बताए। एक कारण तो मैंने आपको यही बताया, कॉन्टिनेंट्स के मिड पार्ट में ही मिलेंगे आपको केवल कोल्ड डेजर्ट। मंगोलिया का डेजर्ट, गोबी का डेजर्ट, आप देखो गोबी, मंगोलिया बिल्कुल बीच में है। सेंट्रल एशिया का डेजर्ट बिल्कुल बीच में है, कोल्ड डेजर्ट है। साइबेरिया कोल्ड डेजर्ट है।
या दूसरा फिर कारण ये है कि अगर पोल की ओर ऊपर की ओर चले तो फिर कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, वहां आपको पता ही है क्योंकि ठंड ज्यादा होती है इसलिए कोल्ड डेजर्ट मिलता है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है डेजर्ट डेवलप होने के। इसलिए आपसे पूछा जाए कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलेंगे, कहिए कॉन्टिनेंट्स के मिड पार्ट में। क्यों? पूर्वा पवनें भी सूख जाती हैं, पश्चिम पछवा भी सूख जाती हैं, कॉन्टिनेंट्स के मिड पार्ट में डेवलप हो जाते हैं, या फिर पोलर रीजन में। कोई पूछे वार्म डेजर्ट, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में दोनों तरफ। ठीक।